गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो SBI PO 2025 का टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों आपको बहुत कुछ पता नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और फर्स्ट टाइम बैंकिंग का टारगेट कर रहे हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। इसकी एज लिमिट क्या होती है, क्या इसके क्वालिफिकेशंस होते हैं, कौन स्टूडेंट इसको सबमिट कर सकते हैं, किस स्ट्रीम वाले बच्चे कर सकते हैं, कौन से स्ट्रीम वाले नहीं कर सकते हैं, इसमें रिलैक्सेशन का क्या होता है, जब आपका एज ख़त्म हो जाएगा क्या आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्या आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके सब्जेक्ट प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या होता है, क्या इसके टाइम ड्यूरेशन में कोई सेक्शनल कटअप भी होता है, क्या टाइमिंग ड्यूरेशन में टाइमिंग को बांटा गया है क्या और नहीं बांटा गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसे अपडेट मैं हमेशा आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं SBI PO का एज लिमिट के बारे में। दोस्तों SBI PO का जो एज लिमिट होती है, आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, पास आउट। ऐसा नहीं कि अपीयरिंग में है और आप फॉर्म भरने के लिए आ जाएं, बिल्कुल नहीं। आपका SBI कोई भी बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग एग्जाम यही कहता है कि फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखें कि आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट है या नहीं है। यानी कि आपका रिजल्ट आउट होने के बाद जो आपके मार्कशीट से काम नहीं चलता, यानी कि ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है या नहीं आ चुका है ग्रेजुएशन का। चाहे आप इसमें किसी भी स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आप आर्ट्स स्टूडेंट से, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट से, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे SBI PO हो चाहे क्लर्क हो, आप स्वतंत्र हैं, आप एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे बात किया जाए कि सर इसकी एज क्या होती है। SBI PO का जो एज रखा गया है वो 21 साल से लेकर के 30 ईयर तक, यानी कि 21 से लेके 30, 21 से 30 तक के एज तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है, अगर आप जनरल कोटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप 21 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। 30 के बाद आपका जैसे ही एज 30 साल आपका पूरा हो जाता है तब आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, जनरल कैटेगरी में है तो। अगर आप OBC में आते हैं या SC ST में आते हैं या PWD EWS में आते हैं, सॉरी PWD में आते हैं, तो इन सारे कैटेगरी जो रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो रिलैक्सेशन आपको दी जाती है। सारे चीज़ों के बारे में अब हम रिटेन में बात कर रहे हैं। यहाँ एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कितना एज चाहिए। दूसरी बात, कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो सारे कैटेगरी यहाँ से आप PDF भी निकाल के देख सकते हैं नोटिफिकेशन का जो 2024 में आया हुआ है। यहाँ पे OBC कैटेगरी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आपको 21 साल से लेकर के यानी कि 30 साल तक तो आपका परफेक्ट एज हो गया, यहाँ तक आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 30 साल के आप हो जाएंगे वो लास्ट ईयर आपका कहलाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर कैटेगरी से हैं, तब आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो आपका डेट यही ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर ही जॉब ले लेना है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये होता है। अब क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन में सबकी कैटेगरी अलग अलग से बांटी गई है। OBC के लिए 3 ईयर मिलता है। SC ST के लिए जहां पर बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। वहीं पे बात करूं SC ST के बाद हमारा जो ये पर्सन विद द वेंस मार्क्स डिसेबिलिटी PWD में UR यानी EWS जनरल कैटेगरी होता है, इसमें भी OBC होता है, इसमें SC ST भी होता है। तीनों के लिए जो रखा गया किस, ये जो EWS और UR है उस PWD के अंदर, उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो 40 साल तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा OBC में आता है वो हमारा 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, 13 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें SC ST कैटेगरी में वो 15 साल का रिलैक्सेशन लेके जाता है, ठीक है। सबका रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें होगी, और भी है, आप आराम से नोटिफिकेशन निकाल के पढ़ सकते हैं। मैं मुद्दा की बात पे आता हूँ। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है दोस्तों। जब आपका प्री एग्जाम होता है, फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म भरते हैं 2 महीने के बाद आप प्री का डेट आउट होता है। प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट बाद एक PET का एग्जाम होता है, ठीक है। वो PET कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, जो जनरल बच्चे होते हैं, जो PET के थ्रू जाते हैं, वो PET यानी कि PET का एग्जाम ट्रेनिंग, ये PET
प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यानी पीईटी का एग्जाम, जो बच्चे पीटी में है वो पीईटी का एग्जाम उन्हें देना होता है, जो प्री टेस्ट से पहले होता है। दूसरी बात, अब मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेज, एसबीआई पीओ का जो नंबर ऑफ चांसेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि नंबर ऑफ चांसेस कितने मिलते हैं सर एसबीआई पीओ में, यानी कि हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं, एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी प्रीलिम्स आप दे सकते हो। लेकिन उसी जगह अगर मेंस प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपको अटेम्प्ट फिक्स किए गए हैं, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो, कितना चांस आपको मिल सकता है पेपर में बैठने का मेंस के लिए। जो मेंस एग्जाम का होता है अटेम्प्ट वो काउंट होता है, प्रीलिम्स का काउंट नहीं होता है। अब बात करते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसे, यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी होता है मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आता है। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 4 अटेम्प्ट मिलता है मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, 4 अटेम्प्ट। अगर 4 बार आपने मेंस पेपर दे दिया और फिर भी क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर आप पीओ नहीं बन पाएंगे, क्लियर। इसके बाद आपको अटेम्प्ट नहीं देने दिया जाएगा। उसी जगह यूआर पीडब्ल्यूडी में, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 7 ईयर का अटेम्प्ट मिलता है। मेंस सब जगह मेंस ही काउंट होगा, प्रीलिम्स का काउंट होता ही नहीं है, इसमें 7 साल मिल जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज लाइन लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, appearing the prelim examination will not be the counted as a chance, यानी प्रीलिम्स एग्जाम में जब आप एपियर होते हैं तो वो काउंट नहीं होता है, कोई भी चांस क्या होगा, काउंट नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। appearing इन मेन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस, यानी मेंस एग्जाम में काउंट किया जाएगा, मेंस एग्जाम को प्रीलिम्स का काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इस पे हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर का मतलब फेस वन का मतलब फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस हमारा सेकंड। प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा हमारा रीजनिंग एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप शॉर्ट में क्वांट्स बोलते हो, यानी कि मैथ्स बोलते हो, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी बार 2024 का जो SBI PO आया है उसमें देखो पहले 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हुआ करते थे, अब ये 40 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बढ़ा दिया गया है। अब ये मैथ में भी, और इसमें 35 थे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, इसमें हमारा 35 था तो इसको 5 घटा करके 30 कर दिया गया, इसे भी हमारा 35 था तो इसको घटा करके 30 कर दिया गया, और उसको 10 नंबर 5 यहाँ से मैथ और रीजनिंग को कम करके और इंग्लिश में 10 नंबर ऐड कर दिया गया टोटल। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने 100 मिलते हैं, कितने मिलते हैं 100 मिलते हैं, प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा, 110%। ऐसा नहीं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं आता है, तुक्का उक्का लगा के हम भाग जाए, बिल्कुल तुक्काबाजी बैंकिंग के एग्जाम में नहीं चलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, ड्यूरेशन हमारा टाइमिंग के लिए प्रत्येक सेक्शन में बांट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो 20 मिनट का टाइम दिया गया है, चाहे वो इंग्लिश हो, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होंगे, 20 मिनट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चंस आपको 30 करने होंगे, और 20 मिनट ही रीजनिंग के लिए भी टाइम दिया गया है। तो तीनों सेक्शन मिला के 1 घंटे का टाइम होता है, 60 मिनट टोटल हो गए। 1 घंटे में आपका यानी कि 100 क्वेश्चन पे वार करना होगा, देखते हैं लेवल कैसा रहता है ना। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंस एग्जाम। दूसरा जो होता है हमारा, अब ये जो कट ऑफ होता है, देयर विल बी द नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और इसका जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स एग्जाम का वो ओवरऑल सब्जेक्ट मिला के कट ऑफ बनता है, पूरे अटेम्प्ट मिला करके कट ऑफ बनता है, ना कि प्रीलिम्स एग्जाम का सेक्शनल वाइज कट ऑफ होता है। किसी भी सब्जेक्ट में ये 3 सब्जेक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सेक्शनल वाइज कट ऑफ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ये ओवरऑल कट ऑफ, एक ही कट ऑफ जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका कट ऑफ देखने को मिलता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं, अगली बारी आती है मेंस की। फेज 2 जो हमारा होता है, जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए, जो फेज 2 में आता है, क्लियर है।
मेंस एग्जाम में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने मेंस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट के पेपर आपसे लिए जाते हैं। चारों सब्जेक्ट में फर्स्ट हमारा रीजनिंग और कंप्यूटर इसमें ऐड हो जाता है, दूसरा हमारा डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऐड हो जाता है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कहने का मेरा मतलब वो क्वांट का ही क्वेश्चन पार्ट होता है, DI भी, डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तीसरा हमारा जिसको आप मैथ सेक्शन बोलते हो, इसी DI को आप मैथ सेक्शन शॉर्ट में DI बोलिए चाहे DA बोलिए, क्लियर है। तीसरा जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो हमारा जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाता है। चौथा जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है। तीनों क्वेश्चन ये रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, DI और ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों चीज़ प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। बस मेंस में डिफिकल्ट थोड़ा SBI PO है तो भैया डिफिकल्ट तो रहता ही रहता है, इसको आप इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये मेंस एग्जाम आप दे रहे हो इसलिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ जाता है, हमारे रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये रीजनिंग और कंप्यूटर से 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और मैक्सिमम नंबर हमारे 60 मिलते हैं। 40 क्वेश्चन पे 60 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे 30 क्वेश्चन पे 60 मार्क्स मिलेंगे, 60 क्वेश्चन पे 60 मार्क्स मिलेंगे और ये सब्जेक्ट वाइज बांटा गया। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन के 60 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 40 क्वेश्चन इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर वो आधे नंबर का होगा, हाफ नंबर का होगा, 0.5 मार्क्स ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क इसमें 20 है। क्वेश्चन 40 है और मार्क्स 20 दिया गया, यानी मेंस के एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज बहुत ही कम कर दिया गया है। आप इसी से समझ सकते हो कि 60 नंबर उसमें जा रहा है रीजनिंग में और क्वांट में, और ये मिला के ये सबसे बड़ी बात, और ये भी मैं देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये देखिए जरा, डेटा एनालिसिस ये बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट होता है हमारे SBI PO के एग्जाम में, कि डेटा DI से क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, हमें बताना फर्ज है, आपको मैं सारा कुछ क्लियर कर दूं, फिर मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 4 सब्जेक्ट मिला करके हमारे क्वेश्चन 170 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं और फिर हमारे पास 200 मार्क्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं सर, इसके सेक्शनल टाइमिंग भी फिक्स कर दी गई है। अब ये देखो, जो 40 क्वेश्चन है 50 मिनट का टाइम मिलता है, किसके लिए? रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम रखा गया है। वहीं पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन किसके हैं? 30 क्वेश्चन DI और इंटरप्रिटेशन, DA और DI के लिए 60 नंबर मिलते हैं और 45 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी क्वांट एप्टीट्यूड के लिए, समझ गए, क्वांट सेक्शंस के लिए, DI के लिए। अब ये 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे 60 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 60 के 60, यानी कि यहाँ भी 45 मिनट का टाइम दिया गया और इंग्लिश सेक्शन में 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब डिफिकल्टी कितना रहा होगा कि उन्होंने 40 मिनट टाइम दे दिया। क्वेश्चंस का लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 40 हैं पर 40 मिनट दे रहा है, इसी से लग रहा है कि भैया क्वेश्चन में तो जान जरूर होगा, ठीक है। चलिए, अब ये 3 घंटे का टाइम तो यहाँ सेक्शनल में मिल जा रहा है हम लोगों को, ठीक है। कितने घंटे का? 3 घंटे का टाइम मिलता है इसमें। अच्छा, पेपर जब मेंस का होगा तो इसके साथ साथ आपको एक और पेपर होता है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ देखिए, कम्युनिकेशन स्किल और ईमेल रिपोर्ट, सिचुएशन ऑफ एनालिसिस एंड प्रेसियस राइटिंग के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, जो आपको 50 नंबर के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है ना। जैसे पहले हमारा क्या था, आप अपने उन्होंने वो टॉपिक दे देते थे 3-4, उसमें से चूज करके आप अपने तरफ से लिख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो जो कहेगा उसी पे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इस बार कुछ बदलाव देखने को मिला है SBI PO के अंदर। तो ये 30 मिनट यानी कि 30 मिनट का टाइम देगा, 50 नंबर देगा। अब टोटल मिला के 250 नंबर का मेंस पेपर आपका हो गया है, ठीक है। तो ये जो मैंने बात किया, ये हमारा क्या है, मेंस एग्जाम के लिए। इसके नीचे देखना जरा एक बार, सेक्शनल कट ऑफ और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और सेक्शनल कट ऑफ है, उसके लिए कुछ कही गई है। यहाँ पे देखिए सेक्शनल कट ऑफ, इसमें SBI PO में सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ईच कैंडिडेट विल हैव द स्कोर, मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट
टेस्ट 1 2 3 4 डिस्क्रिप्टिव इंडिविजुअली। मेंस एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल कट ऑफ। अब ये देखिए जितनी वैकेंसी है उसी के ऊपर कट ऑफ डिसाइड, बैंक तो कट ऑफ डिसाइड करेगी, लेकिन उसी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ भी। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं सेक्शनल क्राइटेरिया फेज 3। अब हमने प्रीलिम्स भी दे दिया, मेंस भी दे दिया, दोनों क्वालिफाई हो गए। अब हमारी बारी है किसका? फेज 3 क्वालिफाई करने का। फेज 3 में हमारा क्या आता है? फेज 3 में हमारा क्या आता है? अब ये फेज 3 में हमारा कंप्राइज ऑफ दी साइको टेस्ट होता है। याद रखिएगा जी, फेज 3 में इतने दिनों से हम लोग कहते थे ग्रुप डिस्कशन होता है और इंटरव्यू होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो तीसरा फेज क्या होता है? उसका तीसरा फेज होता है एक ग्रुप एक्सरसाइज, मतलब ग्रुप एक्सरसाइज हम उसको बोलते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, इसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू आपको लिया जाएगा और इससे पहले आपको साइकोमेट्रिक का टेस्ट होगा। ठीक है ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा हमारा ग्रुप एक्सरसाइज यानी ग्रुप डिस्कशन, और तीसरा हमारा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ये तीनों चीज मिलाकर के आप इसके भी नंबर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जो आपको देखने को मिल रहा है ग्रुप एक्सरसाइज में 20 नंबर के, ग्रुप एक्सरसाइज से 20 नंबर, और इंटरव्यू जो आपका होगा इंटरव्यू में 30 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। दोनों मिलाकर दें तो ये हमारा 50 नंबर यहाँ से बन जाता है। ठीक है, फेज 3 में 50 नंबर के ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी द डिसाइडेड बाय द बैंक। स्पष्ट लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, ना एज्यूम कर सकते, ना एक्सपेक्ट कर सकते, आए बैंक करेगी। क्लियर है, क्योंकि बैंक भाई पेपर ले रही तो बैंक ही तो करेगी। चलिए, अब ये फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेंस एग्जाम, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और ग्रुप एक्सरसाइज सब मिलाकर के 300 नंबर के पेपर आपका हो गया। और 250 के मेंस दिए थे, 50 नंबर के हमने इंटरव्यू दिया, ग्रुप डिस्कशन दिया और साइको टेस्ट दे दिया, तो 300 नंबर ये हो गए। नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, वो हमारे 75 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा नॉर्मलाइजेशन 75 मार्क्स, और यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 25 नंबर का होगा। ये दोनों मिलाकर के हमारे 100 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि ये जो तब जाके इतने 3 फेज से गुजरने के बाद तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, तब आप SBI PO बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। दिस इज द वेरी डिफिकल्ट थिंग दोस्त, पर हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, लेबर करना होगा, तब होगा। पहले वाला PO अब SBI PO नहीं रह गया। मैं ओपनली चैलेंज दे रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं, जो SBI PO का टारगेट कर रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वाकई में ये सच है। लेकिन एक बात साथ में एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए डिफिकल्ट है तो सबों के लिए है, इजी है तो सबों के लिए है। अगर आप करके आओगे 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, तो मैं भी करके आऊंगा 50 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आप अच्छा मेहनत किए हैं, अच्छा आपने स्टडी किया है, अच्छी आपकी प्रिपरेशन है, सारे सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा कमांड है, तो आप पीछे किसी और से नहीं हो। अगर अगला 50 क्वेश्चन में से, रीजनिंग में से अगर सपोज 15 करके आ रहा है, तो आप भी 15 ही करके आओगे, उसके इर्द गिर्द ही रहोगे, उससे कम नहीं रहोगे, आपका भी सिलेक्शन होगा, उसी में से चुना जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं है, करना है तो करना है, बस मेरा साफ सी सवाल है। फर्स्ट टाइम बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने के साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी आ जाता है कि अगर आप कम नहीं तो हम क्यों आपसे कम, बात खत्म। इतना ही मैं बोलूंगा। ठीक है, चाहे वो IBPS हो, चाहे SBI PO हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे PO का एग्जाम हो, चाहे स्किल फर्स्ट ऑफिसर हो। ठीक है, तो मैं सबों के लिए मैं यही चीज कहना चाहूंगा, डिफिकल्ट है तो सबके लिए, आसान है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए मेरे भाई। बस लग जाना है, मेहनत करना है, टाइम बहुत कम है आपके पास। यही 5 से 6 महीना SBI PO का जो एग्जाम होने वाला है, ये 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही देखने को मिल जाएगा। एग्जाम नोटिफिकेशन 2 महीने के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 2025 की मैं बात करने आया था। ठीक है, तो अगर पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेना और तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।